बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान मनीज़ मोइन। मेरे साथ अब्दुल रऊफ साहब मौजूद हैं। इस्लामाबाद से हरमीत सिंह हमें ज्वाइन करेंगे, जबकि स्टूडियो में आज हमारे साथ स्क्वाड्रन लीडर नुमान यूसुफ मौजूद हैं, स्क्वाड्रन लीडर काशिफ खटक मौजूद हैं। और आपको ये भी बता दूं कि कल 27 फरवरी है। 27 फरवरी इंतहाई अहम दिन है, क्योंकि 27 फरवरी को पाकिस्तान की फ़ज़ाइया ने भारत को नाको चने चबवा दिए थे और मुंह की खाना पड़ी थी भारत को, और भारत वापस लौट गया था। सबसे पहले वापस अब नहीं लौट गया था, अपने दो त्यारे हम गिरवा के गया था और अपनी निशानी भी हमें दे गया था। हाँ, तो एक अभिनंदन की शक्ल में एक बंदा भी हमारे पास छोड़ गया था, जिसको जैसा सलूक हमने उनके साथ किया है वो हमेशा याद रखेगा। लोग सब मैं बताती हूँ कैसा सलूक था। सबसे पहले तो आप बताएं, हाउ इज द टी? आई थिंक वी नीड टू आस्क देम हाउ इज द टी। बड़े खूब अंदाज में पूछा था कि फिर कैसी लगी चाय, क्या ख्याल है? ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और इनफैक्ट दो जहाज तो थे ही थे, इसके अलावा एक हेली भी था जो उन्होंने फ्लैट किया था ओवर देयर ओन बेस बिकॉज ऑफ देयर हैसल एंड कंफ्यूजन्स। मतलब वो एक सबक जो है वो तो बहुत बड़ा मिल गया कि आइंदा इस किस्म की कोई भी एक्टिविटी आपने करनी हो तो 100 बार नहीं 1000 बार सोचिएगा। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। कहते हैं ना रऊफ साहब, बेवकूफ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन होना बेहतर है। तो फिर अगर कोई अक्लमंदी से फैसले किए होते तो जो 26 तारीख को वो वापस आए थे और पाक फौज ने उनको, पाक फ़ज़ाइया ने उन्हें वार्न कर दिया था और वो वापस लौट गए थे, वो 27 फरवरी को ऐसी कोई कार्रवाई ना करते। एग्जैक्टली। अच्छा, हमारे साथ हरमीत साहब भी हमारे मौजूद होंगे हमारे साथी अभी थोड़ी देर में। आप जरा ये बताइए ना कि अब उसके बाद से जाहिर है आप लोगों को तो हमेशा अलर्ट पे रहना होता होगा, क्योंकि इंडिया की तरफ से इस तरह की एक्टिविटी होती रहती है, बातें होती रहती हैं, दोबारा अटैक की बात होती है, कभी कहते हैं वो सब कैंप्स हैं। कैंप तो इस तरफ कोई भी नहीं है, बिल्कुल सिरे से तमाम अक़वाम मुत्तहिदा के जो लोग थे उन्होंने भी देख लिया, जो बैरूनी मुबस्सरीन आते हैं उन्होंने भी देख लिया, ऐसी कोई चीज़ नहीं है पाकिस्तान में। Yes, we disagree to their sayings, whatever they say, we disagree to that in totally. जी। And next time if they attempt to have the same, in fact, they will get the more befitting response from our side in any case. काशिफ साहब, उनके एक तैयारे को टारगेट करके छोड़ दिया गया था, वार्निंग दी गई थी कि हम ये भी कर सकते थे, अगली दफ़ा ऐसी जुर्रत ना की जाए, जिनमें कि उनके एयर चीफ थे। नहीं, एक्चुअली हमारा जो प्लान था, बेसिकली जो रिस्पांस दिया था हम लोगों ने 27 को, इट वाज द रिस्पांस ऑफ 26। और जैसे कि पूरी दुनिया ने देखा, उन्होंने प्लान किया सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक जो कहते हैं वो लोग, रात के अंधेरे में, और हम लोगों ने उनको दिन की रोशनी में ऑन 27 गिव द रिस्पांस। और उसमें ये था कि जो उनके आर्मी के हेडक्वार्टर थे वहाँ पे वी लॉक्ड दोज टारगेट्स, बट जस्ट टू टेल देम दैट वी कैन डू मच मोर देन दैट। और उसके बाद हम लोगों ने टारगेट्स वो एंगेज नहीं किए। अच्छा जी, ये आपके टारगेट जो एंगेज करते हैं ये आप प्लेन्स के जरिए किए हुए थे या मिसाइल्स के जरिए किए हुए? जी सर, दैट वाज फ्रॉम एयरक्राफ्ट, फ्रॉम द फाइटर्स। जी सर। अच्छा, और आप कर सकते थे, वार्निंग उनको दे दी? वार्निंग दे दी थी, और फिर हम लोगों ने उनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर को टारगेट ही किया, और साथ ही उनके साथ करीबी वो हम लोगों ने टारगेट किए, जस्ट टू टेल देम दैट वी कैन टारगेट योर ब्रिगेड हेडक्वार्टर आल्सो। अच्छा जी सर, ये बहुत ही ज़बरदस्त मतलब बात है। और मतलब जब आप इस तरह की कोई चीज़ करते हैं और फिर उसके बाद, जैसे मैं मतलब एक सवाल ये दोबारा ज़हन में आ रहा था कि उसके बाद दोबारा अटेम्प्ट करने की कोशिश की उन्होंने, कोई ऐसी कि पार करें या दूर से कोई वो भी वार्निंग दें और इस तरह की कोई बात करें कि जी हम भी टारगेट कर रहे हैं, या कोई, या डर के बैठ गए? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि वो अब दोबारा इस तरह की अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज ऑफ द रिस्पांस व्हिच दे हैव गॉट फ्रॉम आवर साइड, एंड वी डोंट फोरसी again कि they will be coming again for the same venture कि जहाँ पे हम पाकिस्तान पे कुछ अटैक करने के बारे में सोचें भी। अच्छा नुमान साहब और काशिफ साहब, हम ये देखते हैं कि अभी कल की ही एक मीटिंग की बात कर लेते हैं जिसमें पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान LOC पर, जंग बंदी पर सख्ती से अमल करने का फैसला किया गया है। तो काफ़ी अरसे से यहाँ पर खामोशी थी, लेकिन अब जब हम इस बात पर आए हैं तो ऐसा लगता है अंदर ही अंदर कोई बात है, क्योंकि दोनों जानिब से चुप थी। तो अब ऐसा क्या हुआ होगा कि ये चीज सामने आ गई, और क्या भारत अब इस पर अमल करेगा? आए रोज तो गोलाबारी हो रही है, आए रोज तो LOC की खिलाफ वर्जी कर रहा है भारत। Since 1947 we see that कि for every time they are violating the rules abiding जो कि होना चाहिए उनको। एवरी टाइम वी फोरसी कि वो लोग हैं जो कि वायलेट कर रहे हैं इन डिफरेंट मीन्स के थ्रू,
हमें डिस्टर्ब करने की कोशिश करना चाह रहे हैं, बट येट एट द सेम टाइम विद द गॉड्स विल इंशाल्लाह विल डू सर्वाइव। आप ये बताइए कि आप दोनों तो तैयारे उड़ाते हैं। सर बेसिकली वी आर फाइटर कंट्रोलर्स। हम लोग बेसिकली उस यूनिट से हैं जहाँ से बेसिकली कंप्लीट मिशन प्लान हुआ है, फ्लाई हुआ है, और 27 को जो हम लोगों ने देखा वो हुआ। अच्छा 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 अच्छा, ये तो और ज़्यादा मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्यूटी बन जाती है जी सर, एक तरह से। तो आपकी तैयारी हर वक्त मुकम्मल होती है, हर वक्त 24 घंटे मुस्तैद बैठे होते हैं मतलब? बिल्कुल सर, ऐसे ही 24/7 सर वी आर ऑन टोज, स्पेशली आफ्टर 27। पहले जितना 100% था, अब नाउ वी आर ऑलमोस्ट 200% रेडी फॉर एनी वेंचर, बिकॉज अब तो हम सोचते हैं कि इस दफ़ा तो 2 थे, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह विल गेट सम मोर ट्रॉफीज फॉर द नेशन। मजीद सरप्राइज देंगे उनको। ये हमारे हमारे पास साथी इस्लामाबाद हमीद। से हरमीत सिंह मौजूद है। हरमीत जी, हमारे हरमीत। साथी हैं यहाँ पे बैठे हुए दोस्त हमारे, नुमान यूसुफ साहब और काशिफ खटक साहब, एयरफोर्स से इनका ताल्लुक है, आप देख ही रहे हो इनको। तो आपका सवाल इनसे बात करते हुए, ये 27 फरवरी आपको पता ही है जी, गुड मॉर्निंग। और आज यकीनन बड़ा ख़ास दिन है और चाय जो हमारी है वो कमाल की चाय थी। लेकिन मैं पूछना ये चाहूँगा नुमान साहब कि जिस तरह 14 फरवरी को जिस किस्म का उन्होंने अटैक किया और हमारे कई दरख्त बेचारे जो है शहीद हुए, उसके बाद बड़ा नुकसान हमें हुआ, लेकिन उसके बाद हिंदुस्तान कितना एक्टिव था, कितनी उन्होंने पोजीशन संभाली थी कि पाकिस्तान किसी भी वक्त अटैक कर सकता है। और आप लोगों ने जो अटैक किए थे, कौन कौन सा एरिया आप लोगों ने टारगेट किया था? जी 26 का जो अटैक, उनका सो कॉल्ड अटैक था, जिन्होंने दरख्त टारगेट किए, यस दे वर एक्सपेक्टिंग कि रिस्पांस इमीडिएट आएगा, यस दे वर एक्सपेक्टिंग, बट दिस वाज द गुड लीडरशिप एक्चुअली वी डिसाइडेड टू गिव देम द रिस्पांस इन द डे। हम उन्हें बताएं कि दिन की रोशनी में कैसे हम इनको दिखा के उनके जहाज गिराएंगे, एंड वी डिड इट वेरी वेल अल्हम्दुलिल्लाह। आप जरा थोड़ा सा ये बताइएगा कि जो हमारी वैसे बात रऊफ साहब, मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा, ये बात मैंने 14 फरवरी की इसलिए की कि 14 फरवरी पुलवामा का जो अटैक था वो भी तो खुद ही इंडिया ने किया था ना। तो जाहिर बात है कि मैंने उसके साथ ऐड किया। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा काशिफ, ये बताइए कि जब आप इस तरह से मुस्तैद रहने की हर वक्त बात करते हैं, तो ज़रा दिन की अपनी रूटीन में बारे में बताइए ना। लोगों को बड़ा मतलब इश्तियाक होगा कि हर वक्त ड्यूटी में बैठे रहते हैं, हर वक्त वर्दी में होते हैं, या कोई लाइट मोमेंट्स भी होते हैं, कोई थोड़े से ज़िंदगी नॉर्मल अंदाज में भी गुजारते हैं। बहुत टफ है मतलब आपकी ज़िंदगी, ये मुझे मालूम है, लेकिन उस ज़िंदगी को गुजारने के लिए आपकी डेली की रूटीन किस तरह से होती है? सर इसके लिए पहले तो एक चीज़ है कि नॉर्मल लोग जॉब करते हैं, हमारी जॉब नहीं है, इट इज़ अ ड्यूटी। ठीक है। और ड्यूटी से कभी आप ऑफ नहीं होते, अच्छा। इट इज़ अ 24/7 जॉब ड्यूटी, ठीक है। एंड यू आर, अगर आप इवन यूनिट में नहीं भी हैं, स्क्वाड्रन में आप नहीं भी हैं, तो यू आर अवेलेबल ऑन फोन, ऑन वन कॉल, ठीक है। बाकी जिस तरह आपने डेली रूटीन की बात की, डेफिनेटली हमारी भी लाइट मोमेंट्स होते हैं, स्पोर्ट्स टाइम होता है, लेजर टाइम होता है, हमारी फैमिलीज़ हैं, हम एक नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल अच्छा। तरीके से हम लोग लाइफ को एंजॉय करते हैं। बट डिफरेंस ये आ जाता है कि पंक्चुअलिटी बहुत ज़्यादा है हमारी जॉब में, ठीक है। थोड़ी सी तो नहीं मैं कहूँगा कि डिमांडिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ओनशिप बहुत ज़्यादा है, बिकॉज हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो एक मतलब मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि कोई जो नॉर्मल जो बाकी जो जॉब्स वाले हैं उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, बट हमारी एज एन डिफेंडर ऑफ दिस कंट्री हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती हैं, ठीक है। आपकी ड्यूटीज़ इतनी ज़्यादा होती हैं, इसमें आप जो फ्लाइंग ऑपरेशंस हैं या जो फ्लाइंग की प्रैक्टिसिंग है उसको किस तरह से स्केड्यूल किया जाता है? लगता है ये डोमेन इनके पास है। फ्लाइंग स्केड्यूल इज डेली रूटीन। अच्छा। भले वो दिन हो या रात हो, अच्छा। इट्स डिस्पाइट ऑफ एनी टाइम, डिस्पाइट ऑफ एनी मोमेंट या डे, वेदर इवन द ईद इज देयर और कोई ओकेजन इज देयर, yet the flying operation doesn't stop for any reason. So that continues, and training simultaneously would also continue at the same time. जिस पे इसी पे वो आपको ट्रेन किया जाता है फॉर हैविंग द एनी अनफोर्सिन सिचुएशन कैन बी देयर, उसको कैसे टैकल किया जाएगा। सो दैट ट्रेनिंग साइड दैट आल्सो कीप्स ऑन एट द सेम टाइम। एक तो एग्जांपल आपने सेट कर दी कि जब इस तरह कोई अनयूजुअल सी हैपनिंग होती है, Yes. भारत ने इंटरवीन किया और कैसे उसको जवाब दिया।
लेकिन अगर और भी इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं तो क्या स्ट्रैटेजीज हैं उसके लिए? Already formulated there are strategies are there. Yes, formulated strategies are there. किसी भी response में how to react and how to respond it. There are already chalked out plans. So we follow that and we train on the same way. अच्छा, एक शॉट हमारे पास मौजूद है जो आपकी टीम ने हमें दिया है, जो एक रिस्पांस है Yes. इंडिया को बहुत बड़ा जवाब देने की, मतलब एक है जो क्लेम कुछ करते थे, हमने उनको बताया कि नहीं असल हकीकत क्या है, वो दिखाते हैं आपको Sure. और कॉम को भी, और फिर उसके बाद आगे चलते हैं बात को लेके। आइए देखते हैं पहले शॉट है। ये बड़ा मजे का जवाब है खूबसूरत जवाब कि था। चपेट लेफ्ट हाथ की हो या राइट हैंड की हो, है तो चपेट ही। Yes, that was the wholesome conclusion. जैसे भी थप्पड़ पड़े मुंह तो लाल हो गया उनका। हाँ। मतलब ये उनके लिए बहुत ज़्यादा, चूँकि उन्होंने मुसलसल प्रोपेगेंडा यही किया था कि F-16 था जिसने मतलब आके Yes. गिराया, और मेरे ख्याल में वो उसकी वजह से शायद ये प्रोपेगेंडा करना चाह रहे हो कि जी पाकिस्तान के F-16 के प्रोग्राम को मुअत्तल करवाया जाए, अमेरिका को प्रेशराइज किया जाए कि इनको आइंदा के लिए टेक्नोलॉजी फराहम न की जाए। शायद ये प्रोपेगेंडा मेरे ख्याल में होगा, मे बी है ना? प्रोपेगेंडास तो बहुत से किए जाते हैं। आप देखिए डिसइंफो लैब का मामला है, फिर पुलवामा का इंसिडेंट है, और फिर ये 27 फरवरी का वाकया है। भारत को चैन क्यों नहीं आता, आराम क्यों नहीं आता और सुकून क्यों नहीं आता? As a disturbed nation, I would say they're a disturbed nation. अच्छा, They don't want us to be stable here. So actually they want कि हम बार-बार they try to fiddle with us, and every time they are getting the good response and they will get the good response inshallah. ये बताइए काशिफ के एज अ पाकिस्तानी जिस वक्त हम आम आदमी देख रहा होता है और जब इस तरह की बातें करते हैं तो हमारे अंदर बड़ी एक गुस्से की एक फजा मतलब होती है, और हमारा दिल चाहता है कि हम भी शायद जितना कर सकें उसको आगे बढ़ के करें, फौज में शामिल हो सके, फौज में शामिल हो जाए, अपने मुल्क के लिए खिदमत सरअंजाम आप लोग जो हैं वो भी जज्बाती हो जाते हैं उस तरीके से, या आप ठंडे दिल से आराम से बैठ के अपनी प्लानिंग कर रहे होते हैं? बिल्कुल सर, ऐसे ही है सर। जज्बात तो एज इन पाकिस्तानी, अगर पाकिस्तानी है तो जज्बाती तो है ही है वो, हाँ। इसमें तो देयर इज नो सेकंड थॉट। हम लोग तो क्रिकेट मैच में इतने जज्बाती हो जाते हैं कि वो हो जाता है। बट थिंग इज के एज इन फौजी, बिकॉज वी आर ट्रेन्ड फॉर समथिंग बिग, तो वी हैव सर्टेन रूल्स, जिस तरह सर नुमान ने बताया कि वी हैव सर्टेन रूल्स, वी हैव सर्टेन प्लान्स, वी हैव सर्टेन रूल्स ऑफ एंगेजमेंट। तो हम लोग अपनी तरफ से कोई रिएक्शंस नहीं दे सकते अनलेस जो कमांडर इंटेंट होती है, वी हैव टू फॉलो दैट, और वो हमेशा एक डायरेक्शन हमें देते हैं टू गो दैट पाथ, और अल्टीमेटली वी हैव टू फॉलो दैट। और उसमें ये होता है कि अपनी जज्बातियत को रोक के रखा जाए। Yes, one also remain to have logical also, and how to respond it. That is very important. अच्छा। And response should be such कि अब वो दोबारा से endeavor ना करे for the same. He should not be committing the same mistake again and again. तो yes, just emotions are there, but then one need to be methodical also. How to go about it. मतलब आपको ये पता है कि दुश्मन बहुत अय्यार है, Yes. बहुत ज़्यादा कनिंग जिसको कहा जाता है मतलब अंग्रेज़ी में, वो है। तो उसमें जैसे वही सवाल हमारा है कि उसमें आप लोगों को तो फिर ज़रूरत से ज़्यादा मतलब अपने आप को जज्बातियत और वो मिला के एक इम्तज़ाज सा बनाना पड़ता होगा। रऊफ साहब, मैं तो अभी कह रही थी ये दुश्मन तो बेवकूफ़ है, अगर अक्लमंद होता तो शायद नहीं, वो बेवकूफ़ मज़ा भी के आता। अलावा अय्यारी भी होती है ना, मतलब Yes. जी हरमीत। जी काशिफ साहब, देखिए अगर बात की जाए जिस तरह मुख्तलिफ चीज़ें हैं, अगर हम देखें कल परसों जो श्रीलंका का दौरा, उस हवाले से भी भारत के न्यूज़ चैनल पे देखें तो कोई ना कोई प्रोपेगेंडा उसके साथ रिलेट कर लेते हैं। जो अटैक हुए थे उन्होंने ये भी प्रोपेगेंडा किया था कि हमने 5 अटैक किया, ये सारी चीज़ें, लेकिन हमें अभी तक कोई 5 वो जो अटैक की बात की जाती है वो हमें कोई सुराख नहीं मिला। लेकिन मुझे ये बताया कि मौके बहुत हुए, पाक एयरफोर्स ने कमाल की महारत दिखाई, चाहे 1965 की जंग हो, चाहे अभी ये फरवरी की अगर मैं बात करूं, तो कितनी ये जो एक्सपीरियंस था आपको कैसे लगी? भारत की जो एयरफोर्स है कितनी वो रिस्पॉन्सिबल है और कितनी प्रोफेशनल है? क्या कहेंगे आप नुमान साहब इस पर? Once we talk about the professionalism, onset पे Swana Kashif has given the comment also. Their professionalism, we can see that उनकी अपनी ही एयरबेस से एक लॉन्च किया गया हेलीकॉप्टर that was shot by their own forces. That was the level of professionalism what they have shown to us. ठीक है, and nothing more I would like to comment on this. अच्छा, मैं तो आप भी कुछ कहेंगे इस बारे में? एक्चुअली क्वेश्चन बिल्कुल वो यही नहीं, कह नहीं,
यही कहा गया था कि अपने ही तैयारे को, जो सर ने भी आपकी बात को इंडोर्स की, क्या आप उसके इस इकदाम को कैसा देखते हैं कि उसी बौखलाहट में अपने ही तैयारे को मार गिराया? बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब दिस इज आई वुड से अनएक्सेप्टेबल, स्पेशली इन अ सिचुएशन लाइक दैट, कि आप अपने ही तैयारे को शॉट डाउन कर लें और सिचुएशन इस तरह की टफ हो तो उसमें फिर आपके अपने जो सोल्जर्स हैं उनका मोरल कहाँ जाएगा? उनका मोरल बिल्कुल जीरो हो जाएगा। मेरे ख्याल में वो इसी वजह से है कि जितनी खुदकुशियों का रेशो इंडिया की एयरफोर्स में, फौज में, ख़ास तौर पे फौज में है, उतना दुनिया में बहुत कम जगहों के ऊपर होगा। 2000 फौजी उनके जो है उन्होंने पिछले बरसों में खुदकुशियाँ की हैं जिस बुनियाद के ऊपर। मेरा नहीं ख्याल हमारे एक भी मिसाल इस तरह की कोई होगी। हमारे पास क्या मिसाल है रऊफ साहब, वो तो हम एक ब्रेक से वापस आते हैं और फिर बताते हैं कि किस यहाँ पर जो पाक फौज में या फौज पाकिस्तान या एयरफोर्स में या हमारे जितने भी ये इदारे हैं, किस तरह से हमारे सोल्जर्स को, हमारे ऑफिसर्स को अप्रिशिएट किया जाता है, वो हम अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। अभी एक ब्रेक पर चलते हैं, जिसके बाद वापस आएंगे और काशिफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और नुमान साहब भी मौजूद हैं। इनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। सो डू नॉट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। पब्लिक पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए हमारे ये ऑफिसर्स जो मौजूद हैं इस वक्त हमारे साथ गुड मॉर्निंग पब्लिक में, हर वक्त तैयार रहते हैं। ना सिर्फ ये फ्रंट पर तैयार रहते हैं बल्कि इनके साथ पाकिस्तानियों की दुआएं मौजूद होती हैं, उनके जज्बात, उनके एहसासात मौजूद होते हैं जो इनको हिम्मत और हौसला देते हैं और फिर उसी के साथ ये उसको मेंटेन रखते हुए पाकिस्तान की हिफाजत करते हैं। तो फिर क्यों ना इन्हीं से रऊफ साहब जान लिया जाए कि बहुत ही छोटी उम्र में ये अपनी तमाम ख्वाहिशात जो इस उम्र में लोगों की होती है उन्हें वक्फ करते हुए मुल्क के लिए आगे आते हैं, मुल्क की खिदमत करने के लिए आगे आते हैं, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए आगे आते हैं। कैसा महसूस करते हैं? आपके घर वाले जो हैं वो आपको इस पर किस तरह से सपोर्ट करते हैं, क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, आई वुड स्टार्ट ऑफ के बहुत ही यंग एज में, दैट इज़ अराउंड 18 ईयर्स, 18 बरस मुश्किल, 18 ईयर्स के अराउंड we get inducted through a procedure जो कि already prescribed है, and then there is a training also of almost varied 2 to 3 years rigorous training चलती है आपकी, जिसमें पढ़ाई शामिल है प्लस फिजिकल ट्रेनिंग है, so that कि आप फिजिकल स्ट्रेंथ गेन कर सकें, मेंटली स्ट्रेंथ गेन कर सकें टू मीट एनी चैलेंजेस, एंड देन दे पॉलिश टू ग्रूम के हाउ डिसिप्लिन्ड वी वांट। अच्छा। And after the training we generally get posted out to our subsequent units जो कि different जगह पे located हैं all over the air Pakistan, depending upon the choice or the domain which has been allocated to them individually, and subsequently इसी को ही हम training के through ही training remains the part of us throughout the career at any stages। भले वो डिफरेंट टाइप के कोर्सेस हैं, प्रोफेशनल और द एकेडमिक कोर्सेस दैट कैरीज अलोंग विद अस, just with the single aim to make them more learned and proficient professionally also, that goes on with us। काशिफ आप भी बताइए, मतलब ये जो FSC FA करके आप लोग आते हैं या FSC ही होती है? FSC होती है, इसके अंदर सर ये होता है कि डिफरेंट फील्ड्स हैं, डिफरेंट ब्रांचेज हैं, डिफरेंट उनका क्राइटेरिया है। इन एडिशन टू दैट बेसिकली फिजिकल एजुकेशन वो सारी चीज़ें चल रही होती हैं आपके साथ में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है एडिशन टू सर नुमान व्हाट ही सेड, कि आपकी जो पर्सनैलिटी स्टार्ट ग्रूमिंग द डे यू जॉइन द एकेडमी। अच्छा। उस टाइम से आपकी एक पर्सनैलिटी ग्रूम की जाती है, ठीक है, आपको एज एन कमांडर ट्रेन किया जाता है, बिकॉज एज एन कमीशन्ड ऑफिसर इन आर्म फोर्सेज यू नीड टू लीड the soldier in a situation like 27 or in any war, so आपकी पर्सनैलिटी भी उसी तरीके से टफ होनी चाहिए, आपके पास कमांडिंग स्किल्स होनी चाहिए और आपके पास डिसीजन लेने की पावर्स होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मल्टीपल आपकी स्टार्ट हो जाती हैं द डे यू लैंडेड इन द एकेडमी, उस टाइम से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। अच्छा। इसमें जो डिग्री आपको होती है वो BSc तक की लेनी होती है या मतलब आप FSC के बाद आपके प्रोफेशनल कोर्सेज हैं फिर सारे?
FSC के बाद इनिशियली ग्रेजुएशन तो आपको एकेडमी में कराई जाती है Right. अलॉन्ग विद द ट्रेनिंग विद योर मिलिट्री ट्रेनिंग एंड अच्छा। ये जो वो होती है, और उसके बाद जब आप वहाँ से पास आउट होते हैं उसके बाद फिर फर्दर डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, डिफरेंट आपके साथ साथ जो आप ग्रो करते हैं सर्विस में, तो इसी तरह आपके डिफरेंट कोर्सेज होते हैं जिसमें मास्टर्स भी होते हैं, और इसी तरह फिर जिस तरह हमारी अपनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, एयर यूनिवर्सिटीज़ हैं, NDUs हैं, जहाँ पे आप प्रोफेशनली और ज़्यादा ग्रूम होते हैं और आपकी मास्टर्स की और उसकी डिग्रीज आप जाके वो करते हैं, हासिल करते हैं। अच्छा, नुमान ये बताइएगा प्रोफेशनली जो इंजीनियरिंग की ब्रांच है आपकी वो कितनी ज़्यादा इक्विप्ड है? क्योंकि हम ये तो सुनते हैं कि हमने JF थंडर खुद बना लिया, ये भी हम सुनते हैं कि ओवरहॉलिंग की कंप्लीट फैसिलिटी मौजूद है, F-16 हो या कोई भी और तैयार हो, मिराज इतनी देर से हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आज भी मैं तस्वीर एक देख रहा था जो 50 साल मुकम्मल होने के मिराज के, वो जी। फ्रांसीसी एयरफोर्स के एक रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको दिखाया जा रहा है वो। तो कितनी ज़्यादा उसमें बेहतरी आ चुकी हुई है इंजीनियरिंग की और उसमें प्रोफेशनल इंजीनियरिंग की ब्रांच की बात करें तो लेट मी फर्स्ट से एक्नॉलेज दैट कि वी रियली ऑनर्ड कि जितने प्रोफेशनल इंजीनियर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, देयर इज़ नो एयर फोर्स इन द वर्ल्ड अच्छा, हु आर मेकिंग द प्लेटफॉर्म फॉर देयर सेल्फ, देयर आर ऑलवेज द इंडस्ट्रीज जो अच्छा, कि प्लेटफॉर्म बना रही हैं, बट वी आर सो मच लकी आई वुड से कि एयर फोर्स हैज़ आल्सो गॉट द विजन कि हम खुद से वो काम करें जो कि हमारे लिए सेल्फ सफिशिएंट हो और सेल्फ रिलायंस के ऊपर हम जा सकें। दैट क्रिएटेड अस आल्सो द हिस्ट्री इन द शेप ऑफ JF-17 थंडर एंड देन द जो मिराज है, इसको द लेगेसी वी आर मेंटेनिंग विद अस फॉर द लास्ट 50 years. This is all because of the engineering branch which have really given to us. सही। ये इस वक्त जो हम फुटेज में प्ले कर रहे हैं, दैट्स JF-17 थंडर, इफ आई एम राइट। Yes. बिल्कुल। अच्छा, ये तमाम फ्लाइंग ऑपरेशंस, ट्रेनिंग्स, इनके बाद क्या आप लोग अपने लिए वक्त निकाल पाते हैं अपनी एक्टिविटीज़? क्योंकि माइंड फ्रेश करने के लिए कुछ वक्त तो खुद को भी चाहिए होता है। जी बिल्कुल, ऐसे ही है। वी डू हैव द फैमिलीज आल्सो, तो अच्छा। वी डू हैव द लेजर टाइम आल्सो। अच्छा, Yes, routine job is there. Since we already stay available also to manage करना है, and in that case Air Force gives us the time to have those physical activities. In the evening we have the specific activities, sports में all the facilities are available, and one can have their own choice there. मिनिमम शॉर्ट नोटिस क्या होता है पहुंचने का, कि इतनी देर में पहुंच जाओ? मिनिमम का जब वर्ड आ जाता है ना, तो देयर इज नो टाइम लिमिट। अच्छा, मिनिमम का मतलब है मिनिमम एज सून एज पॉसिबल, जैसे कि उड़ के आ जाओ। उड़ के आ जाओ, बस आप पहुंच जाओ एट अच्छा। योर यूनिट प्लेस, एट योर स्क्वाड्रन, एट वैसे योर नॉर्मली वर्क प्लेस। मतलब जब ऐसी हो आपको जाना हो कितने मिनट लगते होंगे मतलब तैयार होके पहुंचने में? मेंटली तो फौरन पहुंच जाते होंगे, मुझे लगता है, मतलब ट्रेनिंग इस तरह की होती है, लेकिन वैसे ड्रेस अप होके कपड़े बदल के मतलब उधर, और कभी इसमें सर यही है कि ये चीज़ इट इज़ नॉट लाइक कि मैं अब ऑफिसर बन गया हूँ तो अब मेरा कुछ वो चेंज हो गया। ये चीज़ सर हमें ट्रेनिंग में एकेडमी से इस चीज़ सिखाई जाती है कि आपने किस तरीके से रिएक्ट करना है वंस यू आर कॉल्ड फॉर द ड्यूटी। तो ये चीज़ इट इज़ अ पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग वंस यू आर ट्रेनिंग इन एकेडमी। तो ये चीज़ वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं, और अगर आप एग्जैक्ट मुझे मतलब पूछेंगे ना कि कितना टाइम लगता है, तो वो डेफिनेटली मैं आपको नहीं बता सकते कितना टाइम लगता है, बट उसमें फिर हमारी सारी जो प्रायोरिटीज़ हैं, चाहे वो हमारी फैमिली हो, चाहे हमारी कोई भी काम हो, वो सारी वी गेट दोज प्रायोरिटीज असाइड, एंड देन द प्रायोरिटी इज़ टू बी ऑन द ड्यूटी, टू बी इन द स्क्वाड्रन और टू बी एट द वर्क प्लेस जहाँ पे हमें पहुँचना होता है। काशिफ साहब, हम फौरी तौर पर हरमीत के पास चलते हैं, इस्लामाबाद। हरमीत, काशिफ साहब ने तो बता दिया कि हमें फौरी पहुंचना होता है तो हम आ जाते हैं। आप ये बताओ कि आपको सुबह अपने बिस्तर से उठ के वॉशरूम जाने तक में कितनी देर लगती है? वैसे हमारी भी हालत वही होती है कि हमें बहुत जल्दी पहुंचना होता है, कि रेडी होना है, तैयार होकर बैठना है और क्या करना है, कैमरे के सामने बहुत कुछ करना होता है। लेकिन जिस तरह काशिफ साहब ने बात की और रऊफ साहब ने भी बात की कि इंजीनियरिंग के हवाले से बात हुई, लेकिन मुझे ये बताएगा कि इस वक्त हमारी जो एयरफोर्स है खुद कफील बनाने के लिए, क्योंकि जाहिर बात है काफ़ी अर्सा में इंहिसार दूसरे ममालिक पे भी किया, अब हम क्या करने जा रहे हैं? कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जिसमें दीगर जो ममालिक हैं वो हमारे प्रोजेक्ट्स में, चीज़ों में दिलचस्पी ले रहे हैं? क्या ख्याल है? जी, जैसे मैंने बताया कि एयर फोर्स इज डूइंग वर्किंग ऑन दिस सेल्फ सफिशिएंट होना चाह रही है, नॉट रिलाइंग ऑन दी एनी अदर कंट्री हियर।
तो उसके लिए endeavors are there. JF-17 is the one good example for this, and we are developing, alhamdulillah, and there are projects and we are developing, and soon we'll have उनका भी हमें एक exposure हो जाएगा what next सही। is coming up. अच्छा नुमान ये बताइए कि जैसे ये बात कर रहे थे, मुझे ऐसी ज़हन में आ रहा था, मैंने कहा एन ऐसा मौका होता है ना जिस वक्त आपको ड्यूटी ने बुलाया है, अच्छा। एन उसी वक्त आपकी बेटी या बेटा आपको कह रहा है कि मुझे मेरे स्कूल छोड़ के आज आप जी। बड़ा दिल कर रहा है। आम पब्लिक को ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि जी। ये कुर्बानी कितनी ज़्यादा है। जी। उस वक्त आपके दिल में आता होगा कि काश एक दिन ऐसा हो जाए कि मैं, या बिल्कुल नहीं आता ये भी। Actually, I wanted to add on the same comment here. अच्छा। I would like to appreciate the families here. अच्छा They are also being groomed in the same way. अच्छा। Okay, let's say how to respond it. Let's say what's the priority right now. ठीक है, if the call of the duty is more important, then the families would get तो subside. फैमिली की ट्रेनिंग कर कौन रहा होता है, आप लोग खुद? Yes, खुद plus as a community we get अच्छा। trained also how to behave in a community, Air Force community में कैसे हम behave कर रहे होंगे, how the families would react, अच्छा situation क्या है, they know the criticality also. इस वक्त क्या चीज़ important है, either whether is my bread is more important or the defense of this motherland is important. They also being trained in a similar way. ये तो बात ऐसी है कि जिस पर जितनी भी हम तारीफ करें रऊफ साहब वो कम Yes, है कि किस तरह हम हमारे ऑफिसर्स अपनी फैमिलीज को बैक एंड पर रखकर पाकिस्तान के लिए फ्रंट एंड पर आते हैं। तो इस बारे तो हम कितनी भी बात कहें वो कम है। अभी हम एक ब्रेक पर चलते हैं, जिसके बाद वापस आएंगे और जानेंगे कि फैमिली की ट्रेनिंग या कम्युनिटी वाइज ट्रेनिंग किस तरह से की जाती है। और तो बच्चे अभी छोटे जो हैं, छोटे हाँ। बच्चे वो जाहिर है बड़े डिमांडिंग होते हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि हमें थोड़ा सा प्यार और मिल जाए, या फिर वो आज हम अपने अब्बू के साथ बाहर जाएंगे, आज हम फैमिली के साथ पार्क में जाएंगे, इन चीज़ों को किस तरह मैनेज किया जाता है, इस सब पर भी करेंगे बात। लेकिन एक ब्रेक के बाद से डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। वेलकम बैक पब्लिक। और जैसा कि हर एक चीज़ को करने के लिए एक तरीका कार होता है, एक सेट पैटर्न होता है, इसी तरह हमारे फोर्सेस में भी हर चीज़ के लिए स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं। मैं चाहूँगी कि नुमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, काशिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो मैं इनसे पूछूं, एयर डिफेंस से इनका ताल्लुक है, एयर डिफेंस में क्या होता है, यानी किस तरह से हम ये चीज़ फोर्सी करते हैं कि यहाँ कुछ होने जा रहा है, या किस तरह हम आगे इंस्ट्रक्शंस और कमांड्स देते हैं हमारे पायलट्स को? जी, I would like to start off कि air defense is primarily is a 24/7 duty. अच्छा Air defense while defending the motherland हम सब की responsibility है, whether we belong to any of the branch here. Yes, our aim is कि हम हमारे aerial frontiers पे there should not be any guy which is not identified as the friendly. Anything who is कोई activity generate हो रही है तो उसके लिए वी हैव दी सॉर्टेड आउट प्लान्स, हम कैसे रिएक्ट करेंगे, व्हाट रिस्पांस वी वुड जनरेट टू केटर दैट थ्रेट। अच्छा तो उसके लिए एवरीबडी इज़ वन टीम जो कि स्काइज को देख रही है, उनके फ्रंटियर्स को देख रही है, देन डेटम्स को मीट करते हुए द फाइटर पायलट्स और द जीडीपी इज़ देयर टू on ADA they launch and get the interception aided by the air defense. काशिफ साहब, मैं नुमान साहब की बात में एक बात ऐड करना चाहूँगी। जिस तरह आप लोग हवा में कार्रवाई करते हैं, ठीक है, एयर बेस्ड आपके जो भी मामला होते हैं, लेकिन हम यहाँ क्या करते हैं, वी ऑल्सो ब्रेक, एंड व्हाट वी ब्रेक through this broadcasting, that is news, and what you officers break is the bones and wings of the enemies. बिल्कुल मैंने ऐसे कहा ही काम हमारा कुछ सिमिलर है, हम खबर ब्रेक करते हैं, आप बोन्स ब्रेक करते हैं, विंग्स ब्रेक करते हैं। क्या ख्याल है हरमीत? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जाहिर बात है रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इदारों पे थोड़ी सी ज़्यादा इसलिए बनती कि हर वक्त इनको चौकस रहना पड़ता है। और बातें हो रही हैं तैयारों के हवाले से, तो अगर मैं कहूँ कि मिग 21 जो इंडिया के भारतीय चैनल पे काफ़ी उसकी चर्चा होती थी, तो हमने F-17 से जिस तरह उसका पोस्टमार्टम किया, लेकिन मैं पूछना ये चाहूँगा कि अब पाकिस्तान ने जो दिसंबर में JF-17 ब्लॉक की तैयारी शुरू की है, और उसके मुकाबले में अगर राफेल की मैं बात करूँ, क्योंकि राफेल का एक बहुत बड़ा घोटाला जो है, प्राइम मिनिस्टर मोदी उसमें इन्वॉल्व थे, बड़ी करप्शन भी उसमें हुई, आप कैसे देखते हैं कि राफेल के मुकाबले में हमारा जो JF-17 ब्लॉक आ रहा है, तो कितनी सलाहियतों का ये होगा, कितनी सलाहियतें होंगी और मारने की, और उसके मुकाबले में कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, मैं आई वुड लाइक टू कमेंट कि एयरफोर्स देख रही है कि हाउ द मोदी इज़ रिएक्टिंग,
जो वो राफेल ले चुके हैं, PF is also preparing for the same. And I would say it is not the machine, it's the man behind the machine who would matter at the end. ठीक है। It's the likewise, they were having the Su-30s and MiG-21s. There were many aircraft in air, yet we responded them in more befitting manner. So it is always the man which would matter at the end. बिल्कुल सही है। अच्छा, मैं थोड़ा सा लाइटर साइड पे मतलब वो उसमें जाना चाह रहा हूँ। एक तो 24 घंटे 7 दिन, मैंने जब सुना तो मुझे तो अंदर थरथरी सी आ गई है कि मतलब इसमें ईद शब रात कोई मौका आ जाए आपकी छुट्टी नहीं होती। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। ईद हॉलीडेज हों या कोई और इस तरह की हॉलीडेज हो, देयर इज नो हॉलीडे फॉर अस। अच्छा, वी आर 24/7 अवेलेबल। वही बात On कि हम duty. ड्यूटी पर हैं, हम जॉब पर नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। दिस इज आवर ड्यूटी, दिस इज नॉट आवर जॉब। तो हाउ डू यू मैनेज विद द फैमिलीज? आपके रोज़ साहब भी देखिए, हमारी भी बच्चे यही होंगे आदत होती है, छोटे-छोटे। बैसाखी होती है या ईद, तो हम भी ऐसे ही ड्यूटी पे बैठे होते हैं। लेकिन यार इनका और हमारा बहुत फर्क है। इनकी जान हथेली पे लिए फिरते हैं, हमारी वो कोई तो जान है, हथेली उसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जाहिर बात है, जिम्मेदारी जब आ जाए तो करना पड़ता है। और जिस तरह हमारे ये जवान जिस तरह कर रहे हैं, जिस तरह इन्होंने मुल्क का नाम, वैसे जाहिर बात है कि आज हम, अगर मैं स्टूडियो में बैठा हूँ, आप आराम से घर में जाते हैं, तो इनकी बदौलत ही जाते हैं जो बिल्कुल बॉर्डर पे हमारे जवान बैठे हैं। इनकी काविशों को, इनकी एफर्ट्स को तो हम कभी भी निगलेक्ट नहीं कर सकते, बल्कि हम अप्रिशिएट करते हैं कि ये हमारे लिए फ्रंट लाइंस पर मौजूद हैं। तो काशिफ साहब, वही बात कि आपके भी फैमिलीज़ हैं, आपके भी बच्चे हैं जो आपका इंतज़ार करते हैं कि हमारे अब्बू आएंगे, हमें टाइम देंगे, हमारे साथ डिनर करेंगे, हम बाहर जाएंगे। तो हाउ डू यू मैनेज विद दैट टाइम? उनको कैसे देते हैं? बिल्कुल मैम, ऐसे ही है। जिस तरह सर नुमान ने कहा कि ट्रेंड हो जाते हैं वो लोग, अच्छा। यूज्ड टू हो जाते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अनलाइक जिस तरह नॉर्मल रूटीन में लोग जिस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके पास एक जॉब का स्पेसिफाइड टाइम है, 9 to 5 है, 5 के बाद उनकी फैमिली है। हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा। थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यू नो वी हैव टू ट्रेन अवर फैमिली। अच्छा, उनको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना भी पड़ता है, वो करते भी हैं, थोड़ा सा सेक्रीफाइस चलता है उसके अंदर। बट एट द एंड ऑफ द डे एक बिगर कॉज के लिए, एक बड़े एम के लिए, जब वो इस चीज़ को, ये बात उनको समझाई जाती है तो वो समझ जाते हैं। अच्छा। 4 साल की बच्ची आपकी, आप बता रहे थे 4 साल की बच्ची कैसे समझ आती है? वो कुछ तो करती होगी मासूमाना आपको रोकने के लिए कि आज का दिन ना आ जाए, ये ना करे। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अब मैं सर को ये बता रहा था अभी ब्रेक में कि जब मैं सुबह जा रहा होता हूँ तो वो रात को ना वो कीज़ गाड़ी की ना छुपा के रख देती है। अच्छा। कि सुबह पापा ना जाए, लेकिन जब सुबह उठती है तो वो कीज़ तो होती हैं लेकिन पापा नहीं होते। तो वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तो उसके बाद शी यूज्ड टू इट। तो फिर वो अपना वो यू कैन से कि वो अपनी टाइमिंग खुद एडजस्ट कर लेती कि ओके इस टाइम तो पापा नहीं होंगे लेकिन इस टाइम पापा आ जाएंगे। अच्छा। बड़ी एंड देन वी खूबसूरत हैव अ बात गुड है। टाइम, और उसके बाद फिर वी कैन हैव फन और जो भी है। काशिफ साहब, मैं चाहूंगी जो हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, पब्लिक जो हमें देख रही है अपने घरों में बैठकर, उनको ये पता होना चाहिए कि ये हमारे ऑफिसर्स हैं जिनके लिए उनका मकसद ज़्यादा अहम है, फैमिली से ज़्यादा अहम उनका मकसद है, जिसके लिए वो हर चीज़ को स्टेक पर लगाकर हमारी खिदमत के लिए मौजूद हैं। और ऐसे में हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं कि जिस तरह आप पाकिस्तान के लिए आगे मौजूद हैं, हम बैक एंड से हमारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं, और ये चीज़ आपको बहुत हिम्मत, आज़म और जज्बा देती होगी। जी बिल्कुल, यही नेशन की सपोर्ट है विच कीप्स अस मोटिवेटेड टुवर्ड्स द कॉज, की जो बिगर कॉज है जिसे हमने अचीव करना है। हम एरियल डिफेंस चाहते हैं, इस डिफेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबके शोल्डर्स पे है। यस, वी आर बैक्ड बाय द नेशन एंड दैट इज़ अ वेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम आवर नेशन। आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट द फैमिलीज ऑल्सो जो कि इस चीज़ को समझती हैं एंड ऑल्सो टेक केयर ऑफ द फैमिलीज बिहाइंड अस। बच्चों का ख्याल रखना, दैट बिकम्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। रऊफ साहब, मैं चाह रही हूँ कि नुमान साहब भी इस बात के बारे बताएं कि जब हम दूसरी जानिब देखते हैं बॉर्डर के उस पार, तो वहाँ उनके फौजी जो हैं वो खुदकुशियाँ कर रहे हैं, लेकिन जब यहाँ हमारे कोई शहीद हो जाते हैं ऑफिसर्स, तो उनको एक बिल्कुल अलग ट्रीटमेंट दिया जाता है। उनकी फैमिलीज़ के पास जाते हैं हमारे ऑफिशियल्स, जाकर उनके दर्द में बराबर के शरीक होते हैं। एक तो सबसे बड़ी ये है ना कि शहादत का जो जज्बा है और शहादत का जो रुतबा है वो हमारे मजहब में जितना ज़्यादा है उतना वहाँ पे नहीं है। वो हमारी देखा देखी उन्होंने 65 की जंग तक
वो ये नहीं कहा करते थे कि इतने हमारे फौजी शहीद हो गए, हमारी नकाली में उन्होंने कहना शुरू किया। बिल्कुल। हाँ, मतलब मैं छोटा सा था, मुझे याद है, मैंने 65 की जंग देखी हुई है, लेकिन मेरा मतलब है कि मुझे अच्छी तरह याद है अर्ली स्कूल डेज थे हमारे। अच्छा। कि वो जब रेडियो पे उनके हम सुना करते थे तो कोई शहादत वादत का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ अच्छा। करता था। ये जज्बा बहुत बड़ा, वो तो जज्बा ये मेरे ख्याल में चीज आपको किस तरह स्ट्रेंथन करती है, और दूसरी जानिब उसके असरात क्या होंगे? इस्लाम में जैसे कि हम सबको पता है कि ये रुतबा इस शहादत का और इसके बारे में सोच के एक जो मकाम हमें मिलना है, इसका सोच के वो इनर फीलिंग आपको एक स्ट्रेंथ देती है टू फाइट अगेंस्ट द एनिमी। जो जंग हमने लड़नी है और जिस तरह हमने उसको रिस्पॉन्ड करना है, तो उसके लिए एक फिजिकल स्ट्रेंथ आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग करती है कि हम उसको कैसे रिएक्ट करेंगे। यस, एग्रीड विद अब्दुल रऊफ के जिस तरह उनके पास इस तरह का कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हमें रिलीजियस तौर पे हम इतने स्ट्रेंथन्ड है, बॉन्डिंग हमें इतनी स्ट्रॉन्ग है, तो हमें वो एक काशिफ साहब, लेकिन आप क्या कहेंगे जब भारत में सुसाइड कर रहे हैं उनके फौजी, तो वहाँ के लोग, वहाँ की अफवाज में किस तरह की फीलिंग होगी? वो तो शैटर्ड होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि एक जो रिलीजन की तरफ से जो एक हमें स्ट्रेंथ, जो एक इनर पीस या एक वे फॉरवर्ड जो हमें मिलता है, शायद ये चीज़ उस एंड पे नहीं है, और वही वजह है कि वो इमोशनली इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, और यही रीज़न है कि वहाँ पे आप इतना ज़्यादा सुसाइड रेट देखते हैं, स्पेशली जो कि नियर बॉर्डर पे डिप्लॉयड हैं, जिनकी लाइफ बहुत ज़्यादा टफ है। और सेम हमारी यहाँ पे जो बॉर्डर पे डिप्लॉयड है, मैं रेंजर्स की बात करूँ, आर्मी की बात करूँ, बट वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आती। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द रिलीजन, द बिलीफ आई थिंक, और एक वो शहादत का जज्बा और उस शहादत का रुतबा, दैट मैटर्स, वही चीज़ है। वैसे ये होता है कभी कि मतलब मैं जा रहा हूँ तो शायद मैं कभी वापस ना आऊँ, मतलब ये खुद भी सोचते हुए, और ये फिर आपको कितनी तकवीत देता है कि मैं ना भी आऊँ तो कोई बात नहीं, मैंने जो कुछ करना है अपने वतन के लिए करना है, अपनी मोहब्बत कौम की है मेरी, जिसके लिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। ये तो एक हर फौजी की ख्वाहिश होती है दिल से कि वो उसको ये रुतबा, ये शहादत उसको नसीब। ठीक है, तो आप ये देखें ना, एक ख्वाहिश है हमारी, मतलब एक हमारा अज़म है मुल्क का दिफा डेफिनेटली, और फिर उस मुल्क के दिफा के दौरान आपका शहीद होना, मतलब अल्टीमेट, दिस इज समथिंग विच ऑल फौजीज इवन। वेलकम बैक पब्लिक। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब थोड़ी सी नरमी कर दी गई है SOPs में, और रऊफ साहब हम कल भी बता रहे थे अपने व्यूअर्स को कि मैच में जाने के लिए ये एक खुशखबरी दी गई है हुकूमत की जानिब से कि 50% और 100% के करीब जो शायकीन क्रिकेट है वो होंगे नॉर्मल मैचेस में, और फाइनल के लिए सेमीफाइनल या प्ले ऑफ होंगे जो लाहौर में होने जा रहे होंगे, उनमें 100% तमाशा ही होंगे वहाँ पे देखने के लिए। ऐसे में अपनी हिफाजत और ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, और हिफाजत के लिए मैं बताती हूँ, लेट अस फर्स्ट सैनिटाइज आवर हैंड्स विद दिस डिटॉल सैनिटाइजर। मैं आपको देती हूँ रऊफ साहब। अच्छा, मैं वैसे मुनीज़े अगर बात की जाए ना, तो ये शायकीन क्रिकेट को वैसे भी इंतजार था। अच्छा। और जिस तरह इनको इजाज़त मिली है 50%, तो मैं समझता हूँ कि एहतियाती तदाबीर पर अमल ज़रूर करना चाहिए। खासकर अगर हम बात करें, जब हम ऑफिस में भी आते हैं ना, हमारी भी ड्यूटी बनती है, हमारे पास सैनिटाइज़र हमें रखना चाहिए, और हर वक्त जो आप वॉशरूम तो नहीं जा सकते, सैनिटाइजर होगा तो अपने हैंड सैनिटाइजर करेंगे। दूसरी बात ये कि वो भी खास तौर पे रखना होगा, एहतियाती तदाबीर पर अमल करेंगे। सैनिटाइजर भी खास तौर पे डेटॉल का, वैसे तो रऊफ साहब मैंने रखा हुआ है। मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि डेटॉल सैनिटाइजर अगर हम इस्तेमाल करते हैं, रेडी, ये पहनो। ओह नो, और अब पार्लर जाना तो सेफ नहीं, और क्यों जाओ जब को भी वसील करना होगा, दायरे को बढ़ाना है। हाँ, दायरे को बढ़ाना है, खुद भी इस्तेमाल करें, साथ बैठे हुए लोगों को भी इस्तेमाल करवाएं, जैसे मैंने रऊफ साहब को दिया। ना सिर्फ ये बल्कि जो आपके जर्म्स हैं उनको क्लीन बोल्ड कर देता है। क्या ख्याल है? ऐसे जैसे वसीम अकरम विकेटें उड़ाता था ना, उस डेटॉल से आप क्लीन बोल्ड करें।
जरासीम को। और अगर हम ऐसी छोटी छोटी आदतें अपनाएंगे, हाथ सैनिटाइज करेंगे डिटॉल सैनिटाइजर से, मास्क यूज करेंगे, तो इससे होगा ये कि हम भी महफूज रहेंगे और हमारे अजीज भी महफूज रहेंगे। कि जर्म्स को गुड बाय कह दिया। हाँ, जर्म्स को लेकिन को वो सब बाय। आपको मुनीजे ने दे दी और मैंने अपने लिए खरीद लिया। अच्छा हाँ, लेकिन ये आपको नुकसान नहीं होगा खरीदने सही का। बात है कि अच्छा, मैं एक बड़े ही मजे की वही स्टोरी बात आपको ना, देना चाह रही हूँ। इन जैसी चीजों पर अगर हम दीगर चीजों पे पैसे खर्च करते हैं, तो अगर हम सेहत अपने आप को बचाना है, अपनी सेहत को बचाना है, तो जाहिर बात है अगर इस पे पैसा खर्च होता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, और हरमीत, करना चाहिए पैसा खर्च होने की भी बात जब तक कर ये दी वबा आपने। है मुनीजे हमें। आपने पैसे खर्च करने की भी बात कर दी और मैं कह रही हूँ हरमीत, आपने पैसे खर्च करने की बात की है। मैं आपको बड़ी ही एक अनोखी शादी मैं बताने जा रही हूँ जो कि सियालकोट में हुई है। ये शादी थी एक अमेरिका पलट शहरी के बेटे, उस शहरी का नाम था शम्स। अब उस शादी में होता क्या है, वहां पर जहाज के जरिए गुलपाशी की जाती है। और वो वैसे क्या तो- है की डॉलर्स की? नहीं, डॉलर उसने बरसाए गाड़ी की छत पर बैठ के। ओह, डॉलर बरसाए। ना सिर्फ ये बल्कि जो वहां पे बैंड बाजा था उसने अरबी लिबास पहना हुआ था। तो क्यों ना पहले हम उसको देखें और फिर उसके साथ करते हैं बात। उसकी कुछ झलकियां हम आपको दिखाते हैं। हाँ, ये देखिए रोशा, ये जहाज से गुलबाशी हो रही है और ये फूलों की पत्तियां ऊपर से निशावर कर दी गई हैं। और ये अमरीकी पलट शहरी शम्स साहब हैं जो कि नोट बरसा रहे हैं। और ये खाली आम नोट नहीं है, ये डॉलर है। और डॉलर आज कहाँ पहुंचा हुआ है रोश साहब? बहुत ऊपर आसमान से बातें कर रहे हैं डॉलर। और यहाँ पर अवाम के अंदर बरसाए जा रहे हैं और लोगों का हुजूम किस तरह ऊपर आ रहा है। और ये देखिए ड्रोन भी उसे कैप्चर कर रहा है। और वो देखिए बैंड बाजा बजा था, आप अरबी लिबास में देख रहे हैं। हाँ। क्या मुनफरद किस्म का ये शेख भी पहुंचे हुए हैं। हाँ, और हम देख रहे अच्छा, हैं इससे कबल भी एक शादी हुई थी जिसमें इस किस्म के वो पैसे ऊपर से बरसाए गए थे, लेकिन फिर उसको उनको नोटिस भी दिया गया नेब की जानिब से। अब मैं ये देख रहा हूँ कि नेब को अगर खबर होती है तो जाहिर बात है फिर इनकी भी इंक्वायरी होगी। और वैसे जिस तरह पैसे पता नहीं लोगों के पास होंगे, हम तो सोच रहे हैं कि मेरा तो दिल करता है मैं भी उधर ही पहुंच जाता। डॉलर जो बरसाए जा रहे थे। सो आई थिंक जाहिर बात है कि खर्च करने के अलग अलग तरीके होते हैं और लोग इसी तरह भी करते हैं। अपनी खुशियाँ जो है उस पे भी निछावर करते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको 2 वक्त की रोटी के लिए 10-10 रुपए की जरूरत होती, तो रब की देन है, क्या कह सकते हैं मुनीजे। और दूसरी बात यह है कि वैसे इस तरह की शादियां अगर हम देखें तो काफी सारी पंजाब में हमने काफी ऐसी इस किस्म की शादियां देखी हैं। अच्छा हरमीत, ये तो एक बड़ा ही दिलचस्प किस्म का मंजर था जहां ये शादी हुई। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि अगर चलो ये तो एक ओपन एरिया था जहां इन्होंने ये डॉलर बरसाए हैं और लोग वहां पर एक हजूम इकट्ठा हो गया, आपस में धक्कम पेल भी हुई। इस किस्म की चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। 1-2 रोज पहले मुझे इत्तेफाक हुआ, मैं एक सड़क से गुजर रही थी और उसी सड़क पर शादी हॉल भी थे और गाड़ियों ने भी वहीं से गुजरना था। लेकिन जब वहां पर ये नोट बरसाए गए तो लोगों ने ना आओ देखा ना ताओ और नोटों पर टूट पड़े। चलती गाड़ियों के बीच में लोग आ रहे थे और ये भूल जाते हैं कि इनकी जान को भी खतरा हो सकता है। यहाँ तक कि जो गाड़ी चला रहा है वो भी कितना परेशान होगा। तो दूसरों के लिए इस तरह के मामला करके परेशानी का बायस नहीं बनना चाहिए। कुछ अकल को भी इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, आप अपनी खुशी जरूर मनाएं, आपका दिल जैसा खुश हो रहा है वो करें, लेकिन दूसरों का भी ख्याल करें, एहतियात करें। ये रयाकारी है। ढेर सारे तरीके हैं खुशियां मनाने के, लेकिन इस तरह आपकी बात दुरुस्त है कि कोई हादसा, एक बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है। और जाहिर बात है कि फिर जब डॉलर ऐसे गिराए जा रहे हो तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। हरमीत, उसमें एक और चीज भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपके पास इतना ही ज्यादा पैसा है तो इस्लाम तो आपको ये कह रहा है ना, सादगी अपनाओ। आपका मजहब आपको कह रहा है, आपकी पाकिस्तानियत भी आपको ये कह रही है। इतने ही पैसों से आपको गरीब की बच्चियों की शादियां करवा दें। मजहब कहता है कि सादगी से शादी करो, सादगी अपनानी चाहिए। आप बच्चियों की शादियां करवा दें, कहीं पे अपने इलाके में स्कूल खोल दें। तालीम की बहुत कमी है, पानी जहाँ पे नहीं है वहाँ पे पानी के कोई पंप्स लगवा दें, लोगों को पानी मिलने लगे साफ। इस तरह के इकदाम करें। कोई हेल्थ सेंटर नहीं है तो वहाँ पे हॉस्पिटल बनवा दें। हमारे पास ऐसी बहुत सी मिसालें मौजूद है जो यहाँ से बाहर जाते हैं, मेहनत करते हैं और फिर वापस आते हैं और पाकिस्तान की खिदमत करते हैं। चंद एक रोज पहले हमारे साथ तनवीर अहमद साहब भी मौजूद थे जो बाहर गए, वहां से आए। उन्होंने पाकिस्तान में बहुत से नेक काम किए, इनिशिएटिव्स लिए, इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए काम किया, यहाँ तक कि बाहर भी एंटरप्रेन्योरशिप का आगाज किया। तो फिर इस तरह की अगर चीजों को हम प्रमोट करेंगे तो इससे मजमूई तौर पर हमारा मुल्क ग्रो बहुत ही कम लोग होते हैं मुनीजे के जिनको इंसानियत की तकलीफ, इंसानियत की जो दर्द है उसका ख्याल होता है। और ऐसे जो लोग कल जो नोट फेंकेंगे इनको बरादरी का ख्याल ज्यादा होता है कि भैया बरादरी में मेरा नाम ऊंचा होना चाहिए कि मैंने डॉलर फेंके। ये जहालत की बात है ना, बहुत बड़ी जहालत की बात है। एग्जैक्टली, मतलब ये कि आप एक किसी को बाद में कल को
सिर्फ इस वक्त तक याद रह जाएगा? रऊफ साहब, दर्द और तकलीफ की बात की है हरमीत ने, तो मुझे वो खबर याद आ गई, वो जो लाड़काना के इलाके रत्तू डेरों में आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया है और उस बच्ची की हालत ठीक नहीं है और ये खदशा भी जाहिर किया गया है डॉक्टर्स की जानिब से कि हो सकता है कि वो बच्ची जो है वो देख ना सके या उसकी आंख जाया भी हो सकती है। ये एक खौफनाक यानी तरीक़ेकार है जो हमारे यहाँ, मतलब ये है कि आवारा कुत्ते बेपनाह तादाद में फिर रहे हैं। वो देखें, छोटी सी मासूम बच्ची है। बल्कि कल ही की एक और खबर भी है रऊफ साहब, हम ये चीजें जो है ना गुज़िश्ता कई सालों से सिंध में देख रहे हैं और काफी पीपल्स पार्टी के बड़े दावे भी आते हैं कि भाई हम ये करें, हालांकि इनके पास लास्ट ईयर आपको याद होगा कि इनके पास वैक्सीन भी बिल्कुल नहीं थे, जिसकी वजह से कई जो है जाने भी जाया हो गई, कई लोगों को बड़े मसले सामने आए और जो भरमार है कुत्तों की वो भी कंट्रोल में नहीं हो रही सारी चीजें। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी नाकामी है इंतजामिया की, कि इंतजामिया को कम से कम इस चीज़ों का ख्याल रखना, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो बाहर घर से जाते हैं, खेलने जाते हैं, जब इस किस्म के को जो है ये बावले और ये आवारा कुत्ते फिरेंगे तो नुकसान तो होगा, बच्चों का भी होगा, बुजुर्गों का भी होगा। कई सारी वीडियो अगर आपने देखी हो तो बुजुर्गों को भी। मेरा ख्याल है कि इंतजामिया कहीं सोई पड़ी है और ये बच्चे जिनकी नशो-नुमा के लिए घर से बाहर निकलकर खेलना बहुत जरूरी है, शायद उनके वालिदैन अब उन्हें घरों से बाहर भी ना निकलने दें, क्योंकि अगर इंतजामिया सोई रहेगी, कुत्ते इसी तरह दंदनाएंगे तो फिर घर से बच्चे बाहर किस तरह जाएंगे। अभी मैं पढ़ा था थोड़ी देर पहले आज के अखबार में एक में, और वो ये है कि ये बच्चे बड़े भी महफूज नहीं है। एक औरत खेत में काम कर रही थी, कुत्तों के एक जत्थे ने उसके ऊपर हमला किया है और उसको नोच के खा गए हैं, उसकी बॉडी पार्ट्स ही गायब हो गए। ये इतनी खौफनाक कहानी है। ये है कि इस वक्त से चलें, ठीक है हरमीत, आप भी ब्रेक ले लें, मैं भी ब्रेक लेती हूँ, हम सब एक ब्रेक पर चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाएंगी। हरमीत, अभी एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर बात करेंगे कि इंतजामिया को क्या करना चाहिए ताकि इस तरह इन आवारा कुत्तों पर काबू पाया जा सके। सो डोंट गो एनीवेयर पब्लिक, स्टे विद अस। वेलकम बैक पब्लिक, और अब हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं न्यूरोसर्जन है डॉक्टर अब्दुल्ला हारून। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। और कैसे आप? जी मैं बिल्कुल ठीक। सर क्या कहेंगे, दिमागी अमराज और रीढ़ की हड्डी के अमराज जो हैं वो बढ़ रहे हैं, कौन कौन से अमराज हैं? जब हम न्यूरोसर्जरी के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे बेसिक चीज़ है डेट इज़ द हेड इंजरी, इसको हेड ट्रॉमा कहते हैं या दिमागी चोट है। मेन चंक ऑफ द न्यूरोसर्जरी डेट इज़ द हेड इंजरी। ठीक है। दूसरे नंबर पे दिमागी अमराज हैं जिसमें टॉप ऑफ द लाइन ब्रेन ट्यूमर्स हैं, हमारे ब्रेन हेमरेजेस हैं, हमारी ब्रेन इन्फेक्शंस हैं। ये सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट हम अपने पेशेंट्स में देखते हैं। और तीसरे नंबर पे हमारी रीढ़ की हड्डी के अमराज हैं। रीढ़ की हड्डी में भी सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है डैट इज़ दी स्पाइनल ट्रॉमा या रीढ़ की हड्डी का ट्रॉमा। और उसके बाद हमारे पास हराम मग़ज़, जिसको हम रीढ़ की हड्डी के अंदर एक मादा है जो कि हमारी पूरी बॉडी को दिमाग से फंक्शन लेके पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। उसके आगे ट्यूमर्स आ जाते हैं, उसके इन्फेक्शंस आ जाते हैं। और एक मोस्ट कॉमन चीज़ जो कि आजकल शायद सीडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से डेट इज़ वेरी कॉमन, डेट इज़ द शैटिका। कि शैटिका में, जिसको हम शैटिका कहते हैं, सुन हो जाती हैं। जी 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 जी। और कुछ डिस्क स्लिप कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग इसको शैटिका कहते हैं, और कुछ लोग बड़े लेमैन टर्मिनोलॉजी भी कि जी मेरा रीढ़ की हड्डी का मोरा बढ़ गया। लेकिन चीज़ ये है कि डेट इज़ द डिस्क स्लिप, वो आपकी नर्व दब जाती है मोरों के अंदर। हाँ जी। अगर हम अल्लाह ताला की जो फितरत को देखें ना, तो हमारे रीढ़ की हड्डी के अंदर हरामग़ज़ जा रहा है और उसके अंदर जो आसाब हैं वो पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं। तो जौन सी जो रीढ़ की हड्डी की जो डिस्क स्लिप होगी वो उसी नर्व को वो प्रेस करेगी। वो हर नर्व्स की अलग सिम्टम्स हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम शैटिका में हम लोग ज़्यादा जो हैं वो टांग में दर्द, और दूसरे नंबर पे टांग का सुन होना, और तीसरे नंबर पे टांग का फालज, और कमर दर्द बहुत सीवियर होती है। ठीक है।
जब मैंने आज से कोई 35 इयर्स पहले न्यूरोसर्जरी ज्वाइन की तो इसकी ट्रीटमेंट बड़ी ओपन किस्म की और बड़ी, हम लोग जैसे कि एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, क्रूड टेक्नोलॉजी से ऑपरेट करते थे। नो डाउट कि उस वक्त भी माशाल्लाह बड़े अच्छे रिजल्ट थे, बट विद द एडवेंट ऑफ न्यू टेक्निक, ख़ास तौर पर माइक्रोस्कोप जिसको हम खुदबीन कहते हैं, माइक्रोस्कोप के आने से जो रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशंस जो हैं और उनकी जो पैथोलॉजीज़ हैं उनको डील करने में यकीन जानिए कि बहुत आसानी पेश आ गई है। और अब माइक्रोस्कोप की ही एक एडवांस किस्म है जिसको हम एंडोस्कोप कहते हैं। हाँ जी। ये एक एवोल्यूशनरी रिफाइंड प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम छोटे से सुराख के ज़रिए उस डिस्क को जो है रिमूव कर देते हैं। और यकीन जानिए कि पेशेंट हमारे पास अगर सुबह को हम ऑपरेट करें तो शाम को हम ये अगले दिन डिस्चार्ज कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि बास्कर ऐसा होता है कि रीढ़ की हड्डी में इंजरी होती है। मेरे एक बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, अहमद जावेद साहब दोस्त हैं, अब वो 3-4 बार उनको इंजेक्शन भी लग चुके हैं, उनके ऑपरेशन भी हो चुके हैं, लेकिन उनकी तकलीफ ठीक नहीं हो रही। उसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए जी, सबसे जो पहली बात ये है कि एज ए डॉक्टर और कम और एज ए मुसलमान मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि शिफा का ताल्लुक रब से है। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप किसी भी माहर किसी डॉक्टर से आगाही कीजिए कि असल में इसको पैथोलॉजी है क्या। ठीक। जब भी रीढ़ की हड्डी को डैमेज होएगा ट्रॉमा की शक्ल में या किसी हादसे की शक्ल में, तो उसमें 2 चीज़ें डैमेज होती हैं। नंबर 1 हड्डी जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, और नंबर 2 उस हड्डी के अंदर हराम मग्ज। अच्छा। एज ए न्यूरोसर्जन मेरा जो काम ये है कि डैमेज इज डैमेज, बट आई वांट टू प्रोटेक्ट द फर्दर डैमेज। ठीक है। जो हमारा रीढ़ की हड्डी की अनस्टेबल स्पाइन की वजह से जो उसको फर्दर डैमेज होगा, जो कि फ्रैक्चर हुआ है, तो मेरा काम ये है कि नंबर 1 उस सेगमेंट को मैं फिक्स कर दूं, और फिक्स करने के साथ साथ जो हराम मग्ज है उसको मैं डीकम्प्रेस कर दूं, ताकि जो एक डैमेज न्यूरॉन्स होने थे वो तो हो गए, कम से कम मैं फर्दर जो एडवांसमेंट है डिजीज़ की वो तो रोक दूं। तो लिहाजा मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि इसके लिए आजकल बड़े लेटेस्ट गैजेट्स आ गए हैं। ख़ास तौर पर हमारा MRI आ गया है बड़ा अच्छा, और बड़े अच्छे टेस्ला के साथ, बड़ी अच्छी क्लियर मैग्नीफिकेशन के साथ जूम करके पैथोलॉजी हम देख लेते हैं। CT स्कैन, CT माइलो भी हम लोग करते हैं रीढ़ की हड्डी का। तो अल्टीमेटली जब तक डिजीज़ की आप और पैथोलॉजी की डायग्नोसिस नहीं होगी, उस वक्त तक जो ट्रीटमेंट है ना, वो मेरे हिसाब से हम सही समत में नहीं जा रहे। ठीक है, हमारे साथी हैं हरमीत, इस्लामाबाद में हमारे साथ बैठते हैं। जी हरमीत, आपका सवाल है कोई डॉक्टर साहब से? हरमीत को डॉक्टर साहब से मैं ये पूछना चाहूँगा, जिस तरह साहब ने कहा कि मेरे एक दोस्त को अक्सर दौरे पड़ते हैं मिर्गी के, तो एक तो इसके बारे में बताइए कि क्या इसकी उम्र का कोई तयन होता है या कोई ख़ास उम्र में ये एपिलेप्सी पेशेंट वो बन जाता है, और क्या ये विरासती बीमारी है? पहली तो बात यह है कि हम मिर्गी को मैं समझने के लिए एक लेमैन टर्मिनोलॉजी में बताने लगा कि जो ब्रेन इज लाइक ए ग्रिड स्टेशन। हमारा जो ब्रेन है ये ऐसे है कि जैसे एक वापडा का ग्रिड स्टेशन है, और जहां भी तारें होंगी वहां स्पार्क होने का चांस है। सपोज एक ग्रिड स्टेशन में एक तार में स्पार्क हो रहा है, वो तार जिस एरिया को सप्लाई हो रही है उस एरिया में पेशेंट को फिट्स पड़ने शुरू हो जाएंगे। ये तो है मिर्गी की वजह क्या है लेमैन टर्मिनोलॉजी में। मिर्गी जो है ना, हमारे पास 2 किस्म की है। एक मिर्गी वो जिसमें कोई रीज़न नज़र नहीं आती है आपको, और दूसरी मिर्गी वो कि जिसमें कोई रीजंस होती हैं। रीजंस मैं आपको बताऊंगा। सबसे जो मोस्ट कॉमनेस्ट रीज़न हम एज ए न्यूरोसर्जन हम एनकाउंटर करते हैं, डेट इज़ पोस्ट हेड इंजरी। दूसरे नंबर पे आपके पास इन्फेक्शंस हैं। तीसरे नंबर पे आपके पास ब्रेन ट्यूमर्स हैं। आप शायद बड़े हैरान होंगे कि बाज़ औक़ात हम पेशेंट्स में मिर्गी ट्रीट कर रहे होते हैं, जब स्कैन को आते हैं डेट टर्न टू बी ब्रेन ट्यूमर। और ब्रेन ट्यूमर भी बाज़ औक़ात मिर्गी के जरिए ही अपनी क्लिनिकल एक्सप्रेशन या उस मर्ज का इजहार करता है। सो मिर्गी को ट्रीट कीजिए। बेसिकली जो अगर एक ऐसी मिर्गी जिसमें कोई काज नहीं है, वो तो ज़्यादातर न्यूरोलॉजिस्ट डील करते हैं, और बड़ा अच्छा। मैं इस गुफ्तगू को इख्तिताम की जानिब लाना चाहूँगी, लेकिन आप सिर्फ ये बता दें कि दिमागी अमराज से बचा कैसे जा सकता है, मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है? ऐसे है कि हम लोग जो है ना, न्यूरॉन्स इतने सेंसिटिव हैं कि वंस दे आर डैमेज परमानेंटली।
वो हमारे एक मुहावरा है कि द ट्रीटमेंट ऑफ द स्नेक बाइट इज टू प्रिवेंट फ्रॉम स्नेक बाइट। राइट। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो डेट इज द हेड इंजरी, जिसमें मेन हमारा दिमाग डैमेज होता है। यकीन जानिए कि मैंने एक रिसर्च की थी कि अगर आप हेड इंजरी में सिंपल ये कर लें कि लाइसेंस, हर जो भी आदमी मोटरसाइकिल या कार चलाए वो लाइसेंस हो, यकीन जानिए हेड इंजरी। डॉक्टर अब्दुल्ला, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आए और आपने गुड मॉर्निंग पब्लिक में आकर गुफ्तगू की। अगर हम चाहते हैं कि दिमागी अमराज से बचा जा सके तो हमें पहले अपनी सेहत का ख्याल करना होगा, हादसात से खुद को महफूज करना होगा। और इसके साथ अभी एक चलते हैं ब्रेक पर, वापस आएंगे, करेंगे कुछ चौकों और छक्कों की बात। सो डोंट गो एनीवेयर पब्लिक, स्टे विद अस। Welcome back public, and this special segment is brought to you by Coca-Cola। हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल आसिफ, who is a cricketer, इरफान ज़हीर ने हमें ज्वाइन कर लिया है, जिनको हम PSL में गाहे गाहे अपने साथ प्रोग्राम में लाते रहेंगे। कल क्योंकि एक ब्रेक था, कल कोई मैच नहीं हुआ, आज 2 टीमें मैदान में उतरने वाली हैं, मैच होने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक ब्रेकिंग न्यूज देते चलते हैं। क्या है वो? ब्रेकिंग न्यूज ये है कि उमर अकमल के केस का फैसला आ गया है, और वो ये है कि उमर अकमल पे 1 साल की पाबंदी और 42 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। अब पता नहीं उमर अकमल इसके बाद खेल भी सकेगा कि नहीं खेल सकेगा। मेरे ख्याल में इस करियर इज ओवर, जहाँ तक मैं ओवर तो नहीं कह सकते, बट ये कि बहुत बड़ा डेंट है। जिस तरह का वो टैलेंट थे और जिस तरह अहमद शहजाद, ये दोनों खास तौर पे, बट उमर अकमल की बात करें तो शुरू से अपने कैरियर में कंटिन्यूसली ये कंट्रोवर्सीज का शिकार है किसी ना किसी फॉर्म के अंदर। कभी वार्डन से मसला, कभी कुछ और मसला है, मिसाइल, कभी वो डांस की वीडियो जो है ना, हाँ डांस की वीडियो वायरल, यहाँ पार्टी हो रही है। यहाँ पार्टी अब होगी। अच्छा, ये उमर अकमल हूँ मैं और ये पार्टी हो रही है। अच्छा, एक चीज इसमें उमर के फेवर में जाती थी, शायद इसी को इन्होंने प्रेसिडेंट बना के इन्होंने अपील भी की थी कि इससे पहले जिन कुछ प्लेयर्स के हमें पता है कि इस तरह के इंसिडेंट थे जिनको अप्रोच किया गया, उन्होंने लेकिन बोर्ड को इंटीमेट नहीं किया, उनको जो पनिशमेंट थी वो बहुत थोड़ी दी गई, कुछ को 6 मंथ, किसी को 4 मंथ, वो इतना लंबा नहीं था। अब आई डोंट नो कि इसमें ऐसी एग्जैक्ट क्या रीज़न थी जिसकी वजह से इनकी पनिशमेंट को इतना एनहांस कर दिया। अभी तो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने दी है इनकी, जो इंटरनेशनल कोर्ट है, उन्होंने इसको ये पनिशमेंट डिक्लेयर किया। आप कमेंट करना चाहोगे इसके ऊपर? जी बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान का लॉस तो ज़रूर है, लेकिन ये प्लेयर को भी चाहिए क्योंकि जैसे इनकी रेपुटेशन चल रही थी पिछले कुछ अरसे से, तो इनको भी चाहिए था कि खुद को एनालाइज करें, कहाँ पे जो गलतियाँ हैं उसको ओवरकम करने की कोशिश करें। तो उम्मीद है कि आगे देखेंगे ये खुद भी, और क्योंकि 1 साल का बैन तो ज़रूर है, लेकिन ये देखेंगे कि क्योंकि स्टिल क्रिकेट उनकी बाकी है, और अभी वो प्लेयर तो बहुत नो डाउट बहुत अच्छे प्लेयर हैं, तो वो कम बैक करने की सलाहियत मौजूद रखते हैं। जैसे कि अहमद शहजाद फार बेटर दैन आई थिंक हिम, क्योंकि उनके वर्क एथिक्स वो डिफरेंट है थोड़े, और इनका डिफरेंट है। हम लोग कंपेयर करते रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि दे गाइज आर डिफरेंट, तो इनका केस जरा डिफरेंट है, तो देखना पड़ेगा। मेरा ख्याल क्रिकेट इनकी बाकी है अभी, देखते हैं शामिल गुफ्तगू होना चाह रहे हैं। उसकी हरकतें हैं वैसे मैं और जी हरमीत, वैसे बिलाल भाई मैं पूछना चाहूँगा कि हमेशा ये होता है ना कि हमारे जितने भी टॉप बैट्समैन या बॉलर होते हैं, कई माजी में भी कई किरदार ऐसे, तो क्या वजह है कि इस किस्म की कंट्रोवर्सी में चले जाते हैं और अपने करियर को खुद ही अपने हाथों से डबो देते हैं? ये बिलाल यही सवाल मतलब आपसे पूछ रहे हैं, मतलब जो हरमीत कह रहे हैं कि अपना करियर खुद बर्बाद करने के ये दर पे क्यों होते हैं? जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि खुद प्लेयर पे भी जिम्मेदारी बनती है। जब वो इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं तो जाहिर सी बात है वो ब्रांड पाकिस्तान को कह रहे कि रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी जिम्मेदारियां भी आप पे आयद होती हैं कि आपने कहाँ पे क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या नहीं करना। तो ये जाहिर सी बात है रिस्पॉन्सिबल तो प्लेयर खुद ही है इस चीज़ का, तो उसके जितने भी नुकसान हैं वो भी देख लें कि आप वो खुद इस चीज़ को भुगत रहे हैं इस चीज़ का। ये सेगमेंट जो है ना, मुझे पता था कोक की तरफ से आना है, आज मैं अपनी कोक अलग लेके मैं डाइट कोक लेके आया। इसमें ना असल में ये जो कुछ प्लेयर्स आप देखेंगे हम्बल बैकग्राउंड से होते हैं, जब वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी फेम जब पैसा आता है तो समहाउ उसको मैनेज नहीं कर पाते। पीसीबी जहाँ एंटी करप्शन और इन चीज़ों पे बात कर रहा है, इनको मेरा ख्याल है इनकी क्लासेस भी अरेंज करनी चाहिए। नदीम साहब से भी मैंने बात की कि आपका नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो बनाया पीसीबी ने, तो सबसे पहले आप लड़कों को जहाँ दूसरे एथिक्स सिखा रहे हैं, खाना कैसे खाना है, ट्रैवलिंग कैसे करनी है, तो उसमें सबसे मैंडेटरी ये भी है कि आपने आपको मैनेज कैसे करना है। और ये सारी दुनिया के स्पोर्ट्स में हो रहा है, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, ये होना भी चाहिए। लेकिन यार उमर अकमल के साथ देखो ना, वो तो कब से टीम में है, 10 साल तो हो गए हैं तकरीबन मेरे ख्याल में उसको, तो कितने कोर्सेज हो चुके होंगे, कितना उसको बताया गया होगा। वो एक ऐसा बिगड़ा हुआ बच्चा है जो किसी भी सूरत में सुधरने को तैयार नहीं। सर अभी एक रिएक्शन भी आ सकता है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इरफान, क्या रिएक्शन आ सकता है? अब तो कोई नहीं, मेरा ख्याल है उसको ही हैज टू ओबे, बिकॉज ये तो अभी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए हैं और इसमें तो मेरा ख्याल है इसके बाद ऊपर कोई फोरम है नहीं है। बीइंग अ लॉयर आपको बता रहा हूं, तो पैसे वाली क्यों मतलब वो की जाती है साथ में कि जुर्माना भी अदा करे, जबकि मतलब साल की 2 साल की पाबंदी लगा दे। ऑब्जेक्टिव ये ना डिटेरेंस करनी है आपने, वो दोनों तरह से होती है। जब भी कोई भी किसी भी आपको पनिशमेंट दी जाती है तो दोनों चीज़ों की तरफ से पेनलाइज किया जाता है कि आपको फाइनेंशियल
फिजिकल्स भी हिट पड़े और आपको दूसरी तरह भी हिट किया जाए। अदरवाइज 42 लाख को इन प्लेयर्स के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि किसी तरह इनको फील कराया जाए, रियलाइज करवाया जाए कि ये आपने इस चीज़ से अपने आप को डिटररेंट रखना है। तो वो ऑब्वियसली ये वक्त द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ें फिर जब इम्प्लीमेंट होती है तो फिर एक उसका मैसेज जो है वो बाकी प्लेयर्स पे भी जाता है। बिल्कुल, क्योंकि कुछ कवायद और ज़वाबित होते हैं जिनका ख्याल करना चाहिए, और अगर इस तरह उमर इसको अब ओबे करते हैं तो फिर एक बाकियों के लिए भी एक मैसेज होगा कि फॉलो करना है रूल। आज के मैचों की बात भी हो जाए फिलहाल जी। आज लाहौर कलंदर मुल्तान सुल्तान पहला मैच है, बड़ा जोरदार मैच होने जा रहा है। लाहौर कलंदर पेपर पे बड़ी स्ट्रॉन्ग है, मुल्तान सुल्तान अगरचे प्लेयर बहुत अच्छे हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली जीत नहीं सके अभी तक, और परफॉर्म भी उस तरह से जिस तरह करना चाहिए था वो नहीं कर पाए। जी बिल्कुल, जैसे लाहौर कलंदर अपने दोनों मैचेस जीत चुकी है और उनका मोराल भी बहुत हाई है, लेकिन उनको राशिद खान के जाने का फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। तो उसमें देखेंगे कि वो कौन सा उसके बैकअप पे प्लेयर खिलाते हैं, क्योंकि उनके पास स्पिनर्स भी जो बेंचमार्क में है उसमें भी बड़े अच्छे स्पिनर्स हैं। तो देखना पड़ेगा लाहौर कलंदर को कि कौन सा उनका जो है यूनिट के बेहतर परफॉर्म कर सकता है उनके लिए। और जैसा कि मुल्तान सुल्तान की आपने बात की, उनके पास भी बहुत लेजेंड्स हैं, क्योंकि इमरान ताहिर अभी बाहर बैठे हुए हैं, उस्मान कादिर उस दिन खेले हैं, शाहिद अफरीदी के साथ रिजवान जो है वो बहुत फॉर्म में हैं। तो जो उनके प्लेयर्स हैं वो भी अहलियत रखते हैं कि वो मैच को जितवाएं अपनी टीम को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे आपने बात की कि अभी वो मैचेस नहीं जीत पाए, लेकिन 2 मैचेस हुए हैं, अभी 8 मैचेस बाकी हैं। तो देखना पड़ेगा उनको थोड़ा और और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मैं बात करूं तो उस्मान कादिर ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस वैसे दी है, तो क्या आपको नहीं लगता कि ताहिर को आज के मैच में खिलाना, क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस है उसका, काफी उन्होंने भी बात की ताहिर की और वो भी कह रहे हैं, हरमीत भी कह रहे हैं सबसे सीजन मेरा ख्याल है वो बॉलर हैं और बड़ी ऑल ओवर दी वर्ल्ड सारी लीग खेल चुके हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। इवन एक तो स्कूल ऑफ थॉट ये भी है कि इवन वो डायरेक्टेड इसीलिए है कि 3 लेग स्पिनर नहीं डालने चाहिए, लेकिन वो तीनों डिफरेंट डायमेंशन के बॉलर हैं। अगर आपकी बॉलिंग अगर पहले मैच हो रहा है, डे टाइम के अंदर हो रहा है, तीनों खिला भी दिए जाए, इसके कैलिबर के तीनों बॉलर हैं तो कोई मुजायका नहीं है। और जैसे इनकी बॉलिंग सफ़र कर रही है, सोहेल तनवीर इनकी सबसे बड़ी प्राइम कमोडिटी थी, वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, इनको सोहेल को चाहिए उसको इंडक्ट कर लें। तो बॉलिंग के अंदर कम्बिनेशन के अंदर बनाने के लिए आप कर सकते हो ट्रायल, क्योंकि अभी तो आपको स्कोर बड़ा इजीली इनको हो रहा है। ठीक है, क्या क्या किया जा सकता है वो तो हम देखेंगे आज में। अभी मैं और रऊफ साहब जाने लगे हैं एक कोक ब्रेक पर, सो we'll be right back after a short break. वेलकम बैक पब्लिक। और जो मैच पहला होने जा रहा है मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर का, उस बारे हमने कुछ बात की, मजीद भी करेंगे। दूसरा मैच है क्वेटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी का। दोनों टीमों को कैसा देख रहे हो इरफान? देखिए क्वेटा के कई प्रॉब्लम नजर आ रहे हैं, सबसे वीकर साइड नजर आ रही है अभी आफ्टर द मैचेस। लेकिन एक चीज़ है कि बैटिंग के अंदर उनके टॉप ऑर्डर भी परफॉर्म नहीं कर रहा था, बट फफ डुप्लेसी आ चुके हैं। वो एक ऐसे प्लेयर हैं जो हफीज टाइप का रोल प्ले कर सकते हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरा उनके पास बॉलिंग बड़ी वीकर लिंक नजर आ रही है। बॉलिंग में हसनैन ने पहले मैच में अच्छी बॉलिंग की, उसके अलावा कोई बॉलर अच्छा उनका परफॉर्म नहीं कर पाया। तो बड़ी जल्दी इनको कम बैक करना पड़ेगा। अगर आप ये समझेंगे कि उनके मीडियम पेसर उनको जिता जाएंगे मैच या आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर देंगे, ऐसा नहीं होने वाला, किसी पे डिपेंड, किसी के कंधे पर रख के आप बंदूक नहीं चलाने वाले। और दूसरी एक चीज ये कि जो स्ट्राइक रेट मैंने देखा है कि जो टीम इधर जीतेगी जिसका स्ट्राइक रेट कम से कम भी 150-160 से अबव होगा वो मैचेस जीतेगी। उससे नीचे वाले स्ट्राइक रेट वाली टीमें मैच नहीं जीतेंगी। जैसे कराची की हम बात कर रहे थे कल कि बाबर का स्ट्राइक रेट जो था वो 110 था, आपने पहले 196 किया, जिसमें से आपने 33 किया पहले 6 ओवर में। इस्लामाबाद के इनिशियली आउट भी हो गए 2 प्लेयर, बट उनका स्ट्राइक रेट रहा 200 के करीब, उन्होंने 6 ओवर में 68 किया। तो इतना जब ह्यूज डिफरेंस होगा और यही इवेंचुअली आपको मैच कॉस्ट करेगी चीज। फिलहाल मतलब इसमें आप भी शामिल हो, मतलब क्वेटा का एक प्रॉब्लम ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि क्वेटा अब डेंजर जोन में आ गया है? हाँ, क्या कोयटा डेंजर जोन में आ गया, ये भी साथ ले लें। और फिर दूसरी बात ये है कि कोयटा का हम जैसे देख रहे हैं बॉलिंग का मतलब हुआ है, हालांकि बड़ी यंग फास्ट बॉलर उन्होंने रखे हैं, टॉप के मतलब बॉलर उसमें समझे जाते हैं, पाकिस्तान टीम में भी शामिल है। उसके बावजूद दूसरे मैच में हसनैन भी इतना अच्छा गेंद नहीं कर पाया। जी बिल्कुल, क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर की बैटिंग के साथ साथ आप देखें कि बॉलिंग भी सफ़र कर रही है, लेकिन अभी उनको ज्वाइन किया है डेल स्टेन ने, तो ये उनके लिए प्लस पॉइंट है। और दूसरा आप देखें कि जो फैफ डुप्लेसी भी इनके पास आ गए हैं, तो अब देखना पड़ेगा कि इनका कॉम्बिनेशन अब क्या बनता है, क्योंकि ये थ्रू आउट इनके पास रहेंगे और ये खेलेंगे। और जैसा कि मिडिल ऑर्डर में इरफान भाई ने बात की है कि सफ़र कर रहे थे, थोड़ा इनिंग्स को बिल्ड नहीं कर पा रहे थे, तो फैफ डुप्लेसी मेरा ख्याल है कि ये चीज़ इनके लिए कारआमद साबित कर सकते हैं। और दूसरा जैसे कोयटा
ग्लैडिएटर की बात की उन्होंने कि डेंजर जोन में तो जाहिर सी बात है क्योंकि वैसा परफॉर्म नहीं नजर आ रही करते हुए, तो इनको सोचना पड़ेगा। और अभी एक्स्ट्रा जो कहते हैं ना कि एक मैच जीतने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है लड़कों को, तो वो मेरा ख्याल है कि क्वेटा ग्लैडिएटर के लड़कों को करनी पड़ेगी अभी। पेशावर ज़लमे तो उसके मुकाबले में देखा जाए तो बड़ी फॉर्म में इस वक्त नजर आ रही है, और बैटिंग 11 भी उनकी, बॉलिंग 11 भी उनकी जो है वो बड़ी ज़ोरदार है। अभी मिलर ने उस तरह से मतलब आके शामिल होकर परफॉर्म नहीं किया। मिलर बड़ा डेंजरस प्लेयर है। शुएब फॉर्म में है, शुएब ने करना ही करना है। हैदर अच्छा खेले ना, कैडमोर जिसको उन्होंने खिलाया, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस उसने दी थी। तो पेशावर का मुझे तो पल्ला भारी लग रहा है। मतलब हाँ, ऑन पेपर देखा जाए तो बड़े हैं, लेकिन आंख राइफरी इनकी बड़ी पुरानी है और बड़ा इनके हमेशा तगड़े मुकाबले होते हैं। बट ज़ल्मी की भी बॉलिंग जो है ना वो उस तरह जिस तरह पहले परफॉर्म करती थी नहीं आ रही। इवन उनके कैप्टन जो वहाब है उनको भी 2 मैचों में बहुत स्कोर हुआ है। तो ये देखने वाली चीज़ है कि अगर उनका मेन प्लेयर जो वहाब सबसे डेप्थ बॉलर भी सबसे अच्छे हैं, वो अगर परफॉर्म नहीं करते तो ये डेंट पड़ सकता है इवेंचुअली इनको। और अगेन वही मसला आ रहा है कि जो चेज करती है वो जीत जाता है। तो ये टॉस वाली भी कोई साइंस को खत्म होना पड़ेगा। मेरा ख्याल है ये टिप हम यहाँ बैठकर सभी को दे दें कि जो चेज कर रहा है वो जीत रहा है। आप कोशिश करें कि आप चेजिंग टीम बन जाए। टॉस के ऊपर सारा जी नहीं, उसमें ये है कि अभी देखें कि टीमों को भी नजर आ गई है चीजें कि जो टॉस बाद में चेज कर रही है टीम वो जीत रही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं इस पे भी वर्कआउट कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर आपकी सेकंड बॉलिंग आ जाती है तो उसको भी आपने डिफेंड करना है जितना भी टोटल हो आपके पास। तो वहाब रियाज जैसे इनकी ज़ल्मी की टीम की बात की जाए तो इनके पास फास्ट बॉलिंग देखें, ये अपने रिलाय कर रहे हैं फास्ट बॉलिंग पे। इनके पास एक स्पिनर है मुजीबुर रहमान, लेकिन ये फास्ट बॉलिंग इनकी देखें कि आप पूरा इनके पास जो पैनल है वो सबसे अच्छा है, लेकिन वो वैसा परफॉर्म नहीं किया पिछले 2 मैचेस में। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे इनका मैच है सेकंड, तो उसमें भी ड्यू फैक्टर ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी लास्ट में। बिल्कुल ऐसे ही फास्ट बॉलिंग इनकी जितनी भी देखी जाए तो वो बड़ी अच्छी है, लेकिन आप देखें कि 193 रन इनके अगेंस्ट हुए थे और इन्होंने चेस किया था। और मेरा ख्याल है कि अब जो जितनी भी टीम पहले खेलेंगी वो कोशिश करेंगी 210 220 का, क्योंकि वो जो क्रॉस करें किसी तरह, क्योंकि उनको पता है कि अंडर बिलो 200 तो ये बड़ा इजीली मैनेजेबल और चेज हो रहा है। तो एक ये अब इस इंटेंट के साथ जो टीम पहले आएगी वो 20-25 रन का एडिशनल मार्जिन रखेगी अपने पास। बैटिंग में वैसे अगर देखा जाए ना दोनों टीमों को, कोयटा ग्लैडिएटर को भी और पेशावर ज़ल्मी में भी बैट्समैन ऐसे मौजूद हैं जो 200 प्लस कर सकते हैं। इवन कोयटा ग्लैडिएटर के पास भी ऐसे प्लेयर मौजूद हैं। हमने अभी फफ डु प्लेसी की बात की है, लेकिन उसके अलावा अगर आप देखो तो टॉम बेंटन है, बेन कटिंग है, कैमरन डेलपोर्ट है। तो मतलब तीनों प्लेयर ऐसे हैं जिनमें से जिसको भी मौका मिला वो अच्छा तेज खेलने का। हाँ जी बिल्कुल। एंड में इवन लो मिड ऑर्डर के अंदर भी इनके पास अनवर है, और उसमें फिर लेफ्ट आर्म जो है बैट्समैन ऑलराउंडर वो है। मतलब इनके पास काफ़ी ज़्यादा अच्छी लोअर ऑर्डर के अंदर भी बैटिंग स्ट्रेंथ है। बट ये कि आपके सारे प्लेयर्स को अच्छा, वैसे इरफान जिस तरह आप लोगों ने बात की कि जाहिर बात है कि एक बड़ा स्कोर रखना होगा, 200 से ज़ायद का स्कोर रखना होगा, वैसे ये जो ट्रेंड चला आ रहा है हम मुसलसल देख रहे हैं, तो आपको कौन सी टीम ऐसी नजर आती है कि इस ट्रेंड को वो चेंज करे? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो चेंज कर रहा है वही जीत का ताज जो है वो अपने सर ही कर रहा है। तो कौन सी टीम आपको ज़्यादा मजबूत नजर आती है कि वो ट्रेंड को चेंज कर सकती है? देखिए टीम तो सारी बड़ी अच्छी हैं। सबसे बेहतर जो बॉलिंग लाइनअप नज़र आ रही थी वो कराची की नज़र आ रही थी। जिस तरह अरशद और आमिर बॉलिंग कर रहे थे, फिर इमाद खुद थे, बट वकास उनके पास बड़े सीजन बॉलर थे जो डोमेस्टिक में बड़ा परफॉर्म कर चुके हैं, वो भी नहीं रोक सके इस चीज़ को। तो ये तो मेरा ख्याल है गिवन डे में होगा, और पहले मेरा ख्याल है किसी भी डे मैच के अंदर ये सबसे पहले हमें देखने में नजर आएगा कि वो 3 बजे वाले मैच में आज हो सकता है ऐसा। अगर मुल्तान सुल्तान ज़रा स्कोर करता है तो लाहौर कलंदर उसको चेस करते हुए, लाहौर कलंदर के पास ऐसे बैट्समैन है। लेकिन एज ये भी रहा है कि लाहौर कलंदर 2 मैचेस जीत चुकी है, तो हो सकता है कि आगे भी कुछ मुल्तान सुल्तान को टफ टाइम हाँ ऑब्वियसली मैं इससे बात की, लेकिन उनका जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट प्लस पॉइंट है वो मोहम्मद हफीज है। उसको आप किसी तरह भी साइड लाइन नहीं कर सकते। जिस तरह की हर कंडीशन के अंदर आके हर सिनेरियो में सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंगली इनिंग्स खेल रहे हैं, वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। और उसमें एक चीज ये भी देखनी पड़ेगी कि लाहौर कलंदर ने दोनों मैचेस जो वो चेज करके जीते हैं, तो जब उनकी पहली बैटिंग आएगी तो ये भी देखना पड़ेगा कि वो कैसा टारगेट सेट करते हैं। तो ये भी फिर उनका बॉलिंग का टेस्ट भी होगा सेकंड टाइम पे अगर वो बॉलिंग करेंगे। यानी बिलाल अगर लाहौर कलंदर चेस करे तो हम ये पहले ही समझ लें कि भाई मैच जीत गए। हाँ नहीं, देखना पड़ेगा, उसमें भी परफॉर्मेंस तो करनी पड़ेगी, जो सीनियर है या जूनियर है वो परफॉर्म करके ही जीतना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा टफ कंपटीशन होने वाला नेक्स्ट मैचेस में। जैसा हमें देखने को आया कि अब रन की जो रफ्तार है वो भी तेज होती जा रही है, और बॉलर भी जाहिर बात है वो डिफेंड करने चाहेंगे जरूर टीम। अभी पीक पकड़ेंगी सारी टीम्स, क्योंकि अभी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं ना, अभी फॉरेन और डोमेस्टिक प्लेयरों का एक कॉम्बिनेशन जब बनता है तो इंटरेस्टिंग होगा। वैसे राशिद खान की जगह किसको खिलाया जाता है स्पिनर के तौर पे? मेरा ख्याल है अभी तक इन्होंने समीर पटेल को बॉलिंग नहीं दी, अब इवेंचुअली मेरा ख्याल है कि उस पर भी थोड़ा रिलाई करना शुरू कर देंगे कि वो भी बॉलिंग करे। और लास्ट दफा तो उन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी, अगरचे वो लेवल नहीं है, वो क्लास नहीं है जो राशिद खान की मतलब जी।
तो वो मेरे ख्याल में थोड़ा सा टफ हो जाएगा। उनके पास एक माज खान भी हैं, वो माज लेग खान स्पिनर भी हैं जी, हाँ। बिल्कुल। तो देख सकते हैं कि उनको सलमान ने पिछले मैच में अच्छी बॉलिंग इनकी की है। जी जी बिल्कुल। वो स्पिनर तो नहीं, लेकिन मेरा मतलब है कि उसने जिस तरह से बॉल को वेरिएशन की, और इनकी मुझे बॉलिंग जो देखें कि मुझे जितनी भी टीम्स लगी हैं ना, इनके पास मुझे ज़्यादा अच्छी बॉलिंग, इनकी फास्ट बॉलिंग भी अच्छी लगी। राशिद खान लेग स्पिनर, लेकिन इसके बाद अब देखना पड़ेगा कि अगर इनके पास स्पिनर्स अच्छा एक आ जाता है समित पटेल के साथ, और मोहम्मद हफीज़ ने भी जैसे बॉलिंग की, तो इनके पास अगर स्पिनर एक अच्छा आ जाए तो इनकी बॉलिंग में शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ के साथ जैसे एक नया लड़का खिला रहे हैं, वो तो बॉलिंग मुझे इनकी ज़्यादा अच्छी लगी। दिलबर भी आ जाए, दिलबर भी शायद सेकंड हाफ में ज्वाइन कर लें टीम को, तो फिर एक बड़ी अच्छी लिथल कॉम्बिनेशन बन सकता है। मैं कहती हूँ कि प्लेयर्स आ रहे हैं, प्लेयर्स जा रहे हैं, लेकिन इससे जो शायकीन क्रिकेट है उनका जोश और जज्बा बढ़ता ही चला जा रहा है। अब एक वक्फे के बाद जब आज 2 मैचेस होने जा रहे हैं तो व्यूअर्स डेफिनेटली इसको एंजॉय करेंगे। हम अभी के लिए पब्लिक से लेते हैं इजाजत, कल दोबारा हाजिर नहीं होंगे। अब हम मंडे को आएंगे और फिर करेंगे आपसे बात। अभी के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफ़िज़।